आप सबका फिर से एक बार वीर पाहुजा टॉक्स में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खास है, क्योंकि कई बार महिलाओं को ये परेशानी होती है कि वो घरेलू कामकाज के साथ टाइम नहीं दे पाती पढ़ाई को, और कई बार ऐसी महिलाएं भी होती है जिनके पास वो संसाधन नहीं होते जिससे कि वो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर पाए। पर एक ऐसा ऐप मार्केट में आया है जिसका नाम है रट्टा एआई, जो सपोर्ट करता है ऐसी महिलाओं को, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल से लेके हर चीज़ मिलती है। और उसके ओनर, उसके फाउंडर हमारे साथ है, जिनका नाम है जीत जी पटेल। जीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीर पाहुजा टॉक्स में। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। मैं आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था, आपके बारे में, आपके ऐप के बारे में, तो मैंने पूरा देखा, इंस्टा पे भी आपकी काफी वीडियोस देखी। पर एक सवाल जो मेरे दिल में बार बार आ रहा था वो ये था कि रट्टा एआई ही नाम क्यों रखा? क्योंकि बचपन से हमें बताते थे कि रट्टा मत मारो वरना रट्टू तोते बन जाओगे, ये तो रट्टा मार के पास हो रहा है, ये तो रट्टा मारता है, मतलब एक वो अलग ही नेगेटिव साउंड करता था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आपके ऐप का नाम आपने कहीं गलत तो नहीं रख दिया? देखिए, कोई शब्द है, कोई भी शब्द नेगेटिव या पॉजिटिव उस तरीके से नहीं होता है, लेकिन किसी के साथ में क्या कुछ एसोसिएशन जुड़ जाता है। तो मुझे लगता है ऐसा है कि जब से हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आया और कोचिंग का स्पेशली रोल आया है, तो उन्होंने अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए शब्द को बदनाम कर दिया। उन्होंने, उनके साथ में ऐसा रहा होगा, उनकी मजबूरी रही होगी कि वो अपना अलग क्या बताएं, तो उन्होंने कहा होगा कि आप रटिए मत, आप सीखिए, आप समझिए। ये तो गई उनकी बात, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सभी लोगों ने ये बात करना शुरू कर दी। तो लोगों ने क्या कहा कि आप रटते हैं मतलब आप बेवकूफ़ हैं, या आप कम समझदार हैं, या आपकी कैपेबिलिटीज कम है। तो लोगों ने उस सेंटीमेंट को नेगेटिव चीज़ के साथ में एसोसिएट कर लिया, और आप आज ये बात मुझसे भी पूछ रहे हैं। पर वास्तविकता में देखा जाए, आपके जीवन की 99% इन्फॉर्मेशन जो अभी आपके ब्रेन में है ना, वो आपके रट के याद हुई है। जैसे सिंपल सबसे पहला वर्ड मैं आपको बताता हूँ। आप जब आपने अपनी मदर को माँ कहा होगा, तो आप मुझे बताइए, माँ का शब्द उस बच्चे को कुछ समझ में आता है क्या? नहीं आता है। वो माँ के ही याद हुआ है आपको, या इसका कोई लॉजिक लगाया था आपने? कहा अच्छा माँ का मतलब ये होता है। अब छोटे में तो काई लॉजिक ऑब्वियसली नहीं आता। अब मुझे बताओ, एक का क्या मतलब होता है? एक का एक मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता है उसका। वो सिंपली आपका एसोसिएशन है कि जब भी कोई एक कहेगा तो उसका मतलब ये है, ठीक है। अब आपको इंटेलिजेंस कहाँ काम आता है? जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि 1+2 कितने होते हैं, अब आप कैलकुलेशन लगाओगे, ये इंटेलिजेंस है। लेकिन आप सारे गणित लगा लीजिए, उस सारे गणित के अंदर ये जो बीच में जो चिन्ह लगे हुए हैं ना, वो ही आपको इंटेलिजेंस में काउंट होंगे। लेकिन वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। प्लस का क्या मतलब है, वो आपने याद किया हुआ है। तो जो रटना है ना, उस शब्द को एक तरीके से डीफेम किया गया, जिसकी वजह से वैसे, जबकि ये एक लाइफ सेविंग स्किल है। अब इसको उदाहरण से आप समझिए। दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी का नाम बताइए मुझे अभी आप। जो मुझे लगता है, जो आपको लगता है। नरेंद्र मोदी। ओके, तो नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पावरफुल आदमियों में से एक है, ठीक है। आप मुझे सिंपली ये बताइए कि मान लीजिए वो सुबह में उठे और उनकी मेमोरी चली गई। अब आप उस 1 सेकंड के बाद में जब वो बाहर आते हैं, उनकी क्या वैल्यू, आप ये बताइए मुझे। 0 वैल्यू रहेगी, क्योंकि वो भूल चुके हैं वो कौन सब कुछ। तो एक्चुअल में नरेंद्र मोदी की वैल्यू एक्चुअल में क्या है? नरेंद्र मोदी की वैल्यू या किसी भी व्यक्ति की वैल्यू क्या होती है? उसने जो अपने एक्सपीरियंस को एक्यूमुलेट किया है, जो उसके दिमाग में है, जो उसकी याददाश्त है, एक्चुअल में वैल्यू उसी चीज से आ रही है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, अगेन मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 और 2 कितने होते हैं? 3। आपको पता है नहीं फॉर्मूला? अब मैं सिंपली कह रहा हूँ, आपको पता है चाइनीज स्क्रिप्ट पिक्टोरियल होती है। पिक्टोरियल, वो इमेजेस जो होती है वो ऐसे इमेज में बनी हुई होती है उसके अंदर। मैं आपके सामने अभी लिख दूं, कुछ लिख दूं मैं ऐसा, और मैं आपसे पूछूं बताओ ये क्या है, जबकि वो गणित में लिखा हुआ है, आप उसका जवाब निकाल लोगे? आप तो इंटेलिजेंट हो। ठीक है, पर क्योंकि आपका एक ऐसे रटा हुआ है, ऐसे और ऐसे जब लिखा हुआ था वो रटा हुआ है आपका, ठीक है। और चाइनीज में वो कुछ अजीब तरीके से लिखा हुआ होगा। जैसे ही मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करूंगा कि इस सिंबल का मतलब 1 होता है, और इस सिंबल का मतलब 2 होता है, और इस सिंबल का मतलब प्लस होता है, आप तुरंत अपना इंटेलिजेंस लगा लेंगे। तो एक्चुअल में आपकी पूरी लाइफ जो है ना, वो डेटा को आपके ब्रेन में होना चाहिए। वो डेटा, हमारा कंप्यूटर भी उसी तरीके से काम करता है। आपको कोई भी आउटपुट देगा, डेटा होना चाहिए उसके पास में। तो आप एग्जाम के अंदर देख लीजिए, एग्जाम के अंदर में भी क्या है, आपकी पूरी लड़ाई किस बात की है? जो एग्जाम में जब आप सवाल सॉल्व करते हो, आप इंटेलिजेंस किस पे लगोगे? आपको अगर कुछ याद होगा, कोई चीज डेटा होगा तो आपको याद होगा, सही बात, अदरवाइज आपको नहीं याद होगा। तो हमारा बेसिक मतलब, जो जब हम इसको सोच रहे थे, तो हमने इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, यार लोग पूछे हमसे कि आपने रट्टा क्यों रखा। मैं ये चाहता था कि लोग पूछे, क्या ये नेगेटिव ऐसा साउंड कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ कि रटना कहीं से भी गलत नहीं है। एक आईपीएस, एक डीआईजी, एक मुख्य सचिव जो उस पूरे देश को चला रहे हैं आज की तारीख में, जो आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी मेमोरी जितनी ज्यादा होती है ना, उतना ही ज्यादा वो बहुत बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। अदरवाइज उनको हर बार किताब खोल के देखनी पड़ेगी। अगर मान लो उनको मेमोराइज नहीं हो, या एक ऑटो ड्राइवर है, उसको अगर वो मैप नहीं याद हो, वो रट के नहीं याद हुआ उसको, तो उसको हर बार वो गूगल मैप में जा के देखना पड़ेगा हर 10 मिनट में। तो आप ये समझिए पहले कि याद करना इटसेल्फ हमारी ब्लेसिंग्स है। अगर हमारी ब्लेसिंग्स नहीं हो, या ये इस तरीके की चीज नहीं हो, तो हम जी नहीं सकते, या हम आगे डेवलप नहीं कर सकते। तो मेरे लिए रटना
या याद करना, जिसको हम याद करना कहते हैं, वो कहीं से भी गलत नहीं है। और इस पूरे एग्जाम का जो फंडामेंटल है वो भी यही है, आप जो सीख रहे हैं तो आप सीख क्या रहे हैं, डेटा ही तो सीख रहे हैं, याद ही तो कर रहे हैं। तो इसलिए रटना कहीं से गलत नहीं है। हमने रट्टा जो नाम रखा वो भी हमारी इस फिलॉसफी जो बेसिक है, जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट जिस तरीके से काम करती है, इसलिए फिर हमने इसको नाम रट्टा ही दिया। और एक्चुअली हम रटा के आपको याद करा देंगे इन शॉर्ट। और मुझे कोई शेम नहीं इस बात को कहने के लिए, चाहे कोई कुछ भी कह दे कि आप तो रट रहे हो, रट्टू तो ना, ये स्किल है आपकी, और ये स्किल आप गायब करके देखो, आपकी कोई हैसियत नहीं इसके बाद। सही बात है, मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि बचपन में वो 2 का पहाड़ा याद किया था, आज तक याद है, क्योंकि वो रट्टा मारा था हमने। आप उसको लॉजिक से नहीं सीख सकते। नहीं, लॉजिक से सीखा ही नहीं था बचपन में, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आया था 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो रट्टा ही मारा था। तो बिल्कुल मैं अब जाके इस बात से सहमत हूँ कि हर चीज का रट्टा तो मारा है, मारा ही मारा है। अदरवाइज क्या होगा, आप लॉजिक लगाओगे ना तो आपको 10 सेकंड लगेंगे 2 का वो, लेकिन एक बार तो 1 सेकंड में आपको याद आएगा। आंखें बंद करके उठाए कोई पूछ ले, आदमी बोल देता है रट्टा मारा भाई। इसलिए रटना बहुत पॉजिटिव चीज है, उसको वो डिफेम हो गया अब समय के साथ में, लोग इसको एसोसिएट करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं। रट्टा एआई जो आपने ऐप बनाया, तो ये कैसे दिमाग में आया? क्योंकि जैसे जोमेटो के ओनर्स के दिमाग में आया होगा कि यार हमें ऐसा एक ऐप बनाना है जो फूड डिलीवरी कर पाए, या ब्लिंकिट के, रट्टा एआई दिमाग में कैसे आया? मतलब क्या सोच के, वो रात थी या वो दिन था जब आपका दिमाग चला गया यार कैसा ऐप बनाते, कैसे, वो स्टोरी क्या है जानना चाहूँ। नहीं, ऐसा कोई इनिशियली ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मुझे ये काम करना है, या ऐसा कभी सोचा नहीं था। मैं एक्चुअली जब प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे 17-18 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो जब बहुत इनिशियली मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे सारे एग्जाम निकलते हुए जा रहे थे। मैं जो भी एग्जाम दे रहा था, मैं जिस स्टाइल में पढ़ रहा था उस स्टाइल से मैं वो सेलेक्टिव पढ़ रहा था और मेरे सिलेक्शन हो रहे थे। और ऐसे करते करते, मैं वो छोटे गाँव से आता हूँ, या वहाँ हमारे इस तरीके का पढ़ाई का ऐसा कल्चर नहीं है, लेकिन मैं पहुँच गया, मैं जिस जगह पे पहुँचा, और इसके बाद में मैंने एक एक एग्जाम को निकाला। मैंने जो भी एग्जाम दिए वो मेरे क्लियर होते गए। अब होता क्या है कि मैं एक के बाद एक दूसरी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, और मैं पहुंच गया यूपीएससी के अंदर। और लकीली ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, मैंने जो सेलेक्टिव पढ़ाई की थी उससे मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स निकल गया। और यूपीएससी का इट्स बहुत मतलब टफ मानते हैं लोग उसको, मुझे उस टाइम में नहीं टफ लगा, और मैंने उसको क्रैक कर लिया। फिर मैंने मेंस दिया, मेरा वो भी क्रैक हो गया, और मैं फाइनली इंटरव्यू देने के लिए चला गया। और जब जब आप यूपीएससी का इंटरव्यू वगैरह देते हो, तो आप ऐसे तो पढ़ने के बाद तो आदमी मॉडेस्ट होता है, लेकिन समहाउ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ईगो भी आ जाता है कि यार मैंने ये कर लिया, तो एक अंदर आपके पास में रहती है। मैंने दूसरी बार फिर एग्जाम दिया, और अगेन मेरे लिए वो हिट रहा, मैं अगेन इंटरव्यू देने में कामयाब रहा। और अनफॉर्चुनेटली मैं किसी कारण से, ऑब्वियसली मैंने बहुत सेलेक्टिव पढ़ाई की थी, तो मेरे फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग नहीं थे जितने शायद यूपीएससी के एग्जाम के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो मैं उसको पूरा नहीं कर पाया, और मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद में क्या होता है कि यूपीएससी अपने पैटर्न्स को साल दर साल चेंज करती रहती है। तो जैसे मेरे रडार में पड़ रही थी चीज़ें कि मैं ये सेलेक्टिव इतनी चीज़ें पढ़ूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने उतनी पढ़ी, और अगले साल मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। आप सोचिए, मैं टॉप नॉच इंडिया के 2000 लोगों के अंदर चला गया उस साल के, जो 10 लाख लोगों ने एग्जाम दिया होगा, उसके 2000 लोगों में मैं चला गया, और अगले साल मैं 20,000 लोगों में नहीं आ रहा हूँ, तो मैं प्रीलिम्स फेल हो गया। अब ऐसे में क्या होता है कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। तो मैं इंस्टीट्यूट्स में वापस गया, और मैंने उनको जाके कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। उनको ताज्जुब हुआ कि मैं इंटरव्यू देने के बाद प्रीलिम्स कैसे फेल हो सकती हूँ। तो मैंने कहा आप सच तो यही है कि मैं फेल हुआ हूँ। तो उन्होंने मुझसे बात की, तो उन्होंने देखा मैं बहुत बेसिक मिस्टेक्स कर रहा हूँ, कि मुझे तो कुछ बेसिक चीज़ें भी नहीं बताया। तो उन्होंने कहा आपने एनसीईआरटी पढ़ी? मैंने कहा नहीं। आपने ये चीज़ें पढ़ी? मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको यहाँ फ्लॉ है आपके, मतलब आपने वो सेलेक्टिव पढ़ा, आपकी किस्मत अच्छी थी, उसमें सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपके ये वाले एरियाज वीक है, आप ये पढ़ो। तो मैंने पढ़ा, मैंने अगले साल तैयारी की, चलो मैं इतना तो मुझे आता ही है, इतना और पढ़ लेता हूँ। लेट्स से 100 टॉपिक है, मैंने 40 पढ़े, मैं पास हो गया। उन्होंने कहा ये 20 आप और पढ़ लो, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने पढ़े, यूपीएससी को पता नहीं क्या, उन्होंने अपना रडार फिर से शिफ्ट किया, और इस बार वो बच्चों के अंदर से सवाल आ गए। मैं फिर से रोता रोता गया उनके पास में, रोने से मेरा मतलब है मैं दुखी मन से मैं गया टीचर्स के पास में। उन्होंने कहा अरे यार इस बार पेपर तो करंट ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि अगली बार अपन ऐसे प्रिपरेशन करेंगे। मैंने अपनी प्रिपरेशन को फिर से थोड़ा शिफ्ट किया, और अगेन मैंने एग्जाम दिया। इस बार उन्होंने फिर शिफ्ट किया, तो मैं आगे, मैं पीछे, और यूपीएससी आगे, इस तरीके से चल रही थी। सो उस पैटर्न के अंदर एक चीज़ मुझे ये समझ में आई कि मेहनत में कर, गाइडेंस मुझे मेरा टीचर दे रहा है, लेकिन मेरे टीचर ने भी सेलेक्टिव गाइडेंस दिया मुझे कि आप ये पढ़ लो, आपका ये कमजोर है। अगले साल उसने मुझे बताया ये नहीं, ये प्रॉब्लम है, और इसके अगले साल बताया ये नहीं, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा भाई भले आदमी, एक ही बार में बताता ना मुझे कि भाई ये तेरा पूरा है और ये तेरा ड्यू है, तो इसको कर। अच्छा, ये कोचिंग आपसे एक्सपेक्ट करती है, बीइंग ए स्टूडेंट वो ये एक्सपेक्ट करती है कि भाई मैंने पढ़ा दिया है तुम्हें,
अब तैयारी भी तुम्हें करनी है, अपना एनालिसिस भी तुम्हें ही करना है। आप ऐसे समझो सर किसी डॉक्टर के पास में जाओ और डॉक्टर बोले कि हाँ मैंने आपका चेकअप कर लिया, ये एमआरआई है, घर ले जाके इलाज भी कर लेना, दवाई भी ले लेना। तो कोचिंग इंडस्ट्री ऐसे ऑपरेट करती है कि वो आपको पढ़ा देगी, पढ़ाने के बाद सब कुछ आप पे छोड़ेगी, आप अपना एनालिसिस खुद करो, आप सारी चीज़ें खुद करो। तो मैं जब टीचर्स के पास में गया तो उन्होंने मुझे 3 सालों में थोड़ी थोड़ी सलाह दी। तो मैंने उनसे पूछा कि यार मेरे 3 साल बिगड़ गए और मेरे जितने भी अटेम्प्ट थे वो सारे वेस्ट हो गए टेक्निकली। अब इसके बाद मेरा कभी प्रीलिम सीट क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं इंटरव्यू दे के आया और ऐसा माना जाता है एक बार इंटरव्यू दो तो आपके आगे पीछे भी आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आपने बेसिक चीज़ें वो क्रैक कर ली। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में मुझे सलाह दी, आप मुझे इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक ही बार में ये सलाह दे सकते थे। आप मेरे साथ बैठते, मेरा पूरा बताते, यही तो सिलेबस है, सिलेबस पहले आपके सामने रखा हुआ है, इसी में से तो पूछ रहा है, आप ये पता लगाते कि मेरा कौन सा वीक एरिया है। तो उन्होंने कहा कि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि भाई हमारे पास में हजारों स्टूडेंट हैं, हम ऐसे हजारों स्टूडेंट पे कैसे ध्यान देंगे। वहाँ से मेरा पॉइंट मतलब मेरे दिमाग में ये खटका कि यार फोर्टिस हॉस्पिटल तो ऐसे कभी नहीं कहता है आपके दिल में बीमारी हो और वो ये नहीं कहेगा कि आपको इंडिविजुअल ट्रीट नहीं करूंगा, मेरे पास तो इतने सारे कस्टमर्स हैं। वो अमेरिका से डॉक्टर बुलाएगा, चार्टर से डॉक्टर बुलाएगा। तो मैंने कहा आप मुझे आईएएस बनाने के लिए ऐसी फैसिलिटी प्रीमियम सर्विसेज क्यों नहीं देते। मैं कह रहा हूँ मैं पे करने को तैयार हूँ, तो आप ऐसा सिस्टम मुझे दो ना, आप अपनी टीम लगाओ मेरे पीछे जो मुझे फीडबैक दे और मेरे जहाँ जहाँ वीक है वो एरिया। तो फिर उन्होंने प्यार से समझा, क्योंकि मेरे मैं उनका अच्छा स्टूडेंट हुआ करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अभी भी मैं उनसे टच में हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ होती है कि ये तू भावनात्मक रूप से बात कर रहा है, लेकिन एक इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी भी होती है किसी चीज़ की कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। मैं तेरे पीछे करूँगा यार, मैं एक मेरी क्लास के अंदर 500 बच्चे हैं, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं 500 बच्चों को एड्रेस कर रहा था 2 घंटे में, और तेरा ये काम करने के लिए मैं इंडिविजुअली तेरे ऊपर ही फोकस करूंगा। तो ना तो तेरी इतनी तू मुझे 10 करोड़ रुपए दे सकता है क्या, क्योंकि मैं एक्चुअल में वहाँ इतने पैसे कमा रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर मुझे लगा हाँ यार ये तो सही बात है उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये था यार टेक्नोलॉजी के साथ में यार ये चीज़ तो पॉसिबल होनी चाहिए। देन मुझे ये रियलाइज हुआ कि क्या हम इंडिविजुअली किसी स्टूडेंट पे फोकस करके उसकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जैसे मेरे साथ में हुआ। मेरे अंदर वो पोटेंशियल था, मैं प्रूव कर चुका था, ऑब्वियसली भले वो जैसे भी हुआ हो, पर ऐसा कोई मजाक में नहीं हुआ था वो, मुझे कम से कम उन चीज़ों पे तो कमांड थी। तो ऐसा हर स्टूडेंट के साथ में। फिर मैं स्टूडेंट से बात करने लगा। आपने हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट जॉब को लेके जो पैशन है या जो ड्राइव है, जो रिकग्निशन है उसके लिए, वो इतनी मतलब जिंदा रहने के बराबर ही है वो। अगर आप मान लो आप छोटी सी आपकी कोई जॉब लग जाती है, पटवारी, ग्राम सेवक, पुलिस में आप हो जाते हो, तो जो आपकी रेपुटेशन बढ़ती है वो नेक्स्ट लेवल है। तो जब इतना ग्रेविटी है उसके अंदर, तो ऐसी सर्विस, ऐसी इंडिविजुअल सर्विसेज क्यों नहीं है उसके अंदर। वो मुझे उस टाइम स्ट्राइक करता था। तब फिर मैंने सोचा कि यार कहीं ना कहीं तो होगी। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की और मुझे कहीं से कोई भी चीज़ नहीं मिली। इंस्टीट्यूट्स में भी पूछा, मैंने यूएस के रिसर्च पेपर्स भी देखे, वहाँ की कंपनीज से भी बात की जो इस तरीके से डील करती है, लेकिन ऐसा कस्टमाइज्ड और इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर या उनकी वीकनेसेस के ऊपर काम करने वाला कोई सिस्टम मुझे उस टाइम नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा यार क्यों ना हम ये कोशिश करें। तो तब से फिर मेरे दिमाग में ये था कि ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि मेरी अपनी लर्निंग भी थी कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, मैंने कैसे अपनी शॉर्टकमिंग मतलब अपने जो भी कमजोरियाँ थी उनको कैसे ओवरकम किया। तो मैं चाहता था कि हम इंडिविजुअली किसी लोगों को कैसे गाइड कर सकें। तब फिर हमने इस सिस्टम को बनाने के बारे में सोचा और अभी हम वैसा कर पा रहे हैं जितना मैं सोच रहा था। अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, लेकिन ठीक है। पर जैसा कि हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे हमारी टीम इस ऐप के बारे में, तो बार बार एक चीज़ बहुत दिख रही थी कि सिर्फ महिलाओं पर ही ये ऐप काम करता है, मतलब महिलाओं की ही हेल्प करता है क्या। मतलब अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट हो, मतलब मान लो अगर मैं करना चाहूँ या कोई और करना चाहे, तो क्या वो भी रट्टा से पढ़ाई कर सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही रट्टा से पढ़ाई कर सकती हैं? नहीं, ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है और वैसा है नहीं। हम जरूर फोकस हाउस वाइज पे करते हैं, लेकिन ये हम इस कंक्लूजन पे ऐसे ही नहीं पहुंचे। इस कंक्लूजन के पीछे हमारे पास में एक सॉलिड एविडेंस है कि हमको कहाँ काम करना चाहिए। देखो दो चीज़ें हैं, मैं एक काम ए कर रहा हूँ और काम बी कर रहा हूँ, लेकिन काम ए के अंदर मुझे रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है, मुझे फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ उतना उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, और बी में उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है यार ए ही इटसेल्फ बहुत बड़ा है, तो क्यों ना मैं ए के ऊपर ही फोकस करूँ। तो मैं जब हम इस रट्टा को इनिशियली जब हमने इसका सिस्टम नहीं बनाया था, तो हम जब रिसर्च कर रहे थे और हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, और बनाने के बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो हमने इसको फ्री में शुरू किया इस सर्विस को, और हमने 100 बच्चे जो मेरी जान पहचान के थे, तो उसमें सबको डिस्पाइट की वो लड़का है लड़की है क्या है, वो कुछ हमारे दिमाग में थी नहीं वो बात, ये तो समय के साथ हमें पता चली। तो हमने 100 लोगों को दिया, सब लोगों ने कहा हाँ भैया ने ऐप बनाया, तो सबने वो ऐप इंस्टॉल भी किया, 2 दिन चलाया भी सही। अब मैं
अब क्योंकि ऑब्वियसली आप काम करोगे और इंडिविजुअल लेवल पे करना है, तो हमें क्या वो रिजल्ट, हमें वो रिजल्ट को ऑब्जर्व करना होता है। तो मैं देखता उसमें, तो मैंने देखा कि पहले दिन 100 लोगों ने काम किया, दूसरे दिन 70 लोगों ने काम किया, तीसरे दिन 50 लोगों ने काम किया, और गायब होते, और लास्ट में मेरे पास में एक भी बच्चा नहीं बचा। एक तो मैंने पैसे नहीं लिए उनसे, मेरे पैसे लग गए उसके अंदर, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ऑब्वियसली मैंने कोई टेक्नोलॉजी खरीदी थी, कोई ऐप खरीदा था। अब मैंने वो 100 लोग गायब हो गए, और मैं उन पैसों के नीचे भी आ गया, और मेरा कॉन्फिडेंस भी खराब हो गया उससे, यार ये तो आइडिया काम ही नहीं कर रहा है, टेक्निकली तो नहीं कर रहा है। फिर हमने उसके ऊपर सोचा, लोगों से बात की, तो फिर उन्होंने कहा कि यार आप इनको ऑब्जर्वेशन में लाओ। तो फिर हमने क्या किया, उन सबको फ़ोन करना चालू किया कि भाई आपने आज काम नहीं किया, वो नहीं किया। तो सब लोग बहाने देने लगे। अब उसमें लड़के भी थी, लड़कियां भी थी। फिर हम उनको सबको घेर के वापस लाए। अब हमारा ऑब्जर्वेशन जो निकल के सामने आया, तो हमने ये देखा कि मैं सेम बात एक लड़के से भी कर रहा हूँ, सेम बात एक लड़की से भी कर रहा हूँ, और सेम बात मैं एक हाउसवाइफ से भी कर रहा हूँ। हमने ये देखा कि सेम बात के ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स हाउसवाइफ का आ रहा है। हमारी टीम ने ये सोचा कि यार ये ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं और ये लड़के बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, और लड़कियाँ कम रिस्पॉन्स कर रही है, ऐसा क्यों? तो फिर हमको ये समझ में आया कि एक्चुअल में लड़के के पास में बहुत ऑप्शन है, उसके इतने दोस्त हैं, वो बाहर जा सकता है, पढ़ सकता है, सब कुछ रहता है। तो हमारी चीज़ उसको बहुत बोरिंग लगती है। लड़कियों के पास में ऐसा है कि अगर मान लो उनकी शादी नहीं हुई है, तो उनके पास में वो फ्रीडम है, घर के ऊपर प्रेशर है, उनके भी दोस्त हैं, सब कुछ है। हाउस वाइफ के पास में क्या कोई ऑप्शन नहीं है। उसको तो जो 2 घंटे मिले हैं, और जो वो किसी से कनेक्ट में भी नहीं है, बाहर से भी उसका टच टूटा हुआ है, तो उसको लगता है कि मैं तो एक ही आदमी से बात सुनूंगी, और हम बात रियल एग्जाम्पल्स पे कर रहे थे, रियल एक्सपीरियंस पे कर रहे थे। तो मैंने सेम बात आपसे भी कही, वीर से भी कही, सेम बात मैंने एक लड़की से, आपकी सिस्टर से भी कही, और सेम बात मान लो आपकी एक बड़ी बहन है जिनकी शादी हो चुकी है और वो स्ट्रगल कर रही है, मैंने उनसे भी कही। लेकिन तीनों के कमिटमेंट में अलग चेंज आया। आपने कह रहे होंगे उन्होंने अरे नहीं सर पता नहीं क्या कहेंगे, उनका रिस्पॉन्स आया। तो जैसे आपने एक भी टेस्ट नहीं किया, आपकी सिस्टर ने 2 टेस्ट किए, लेकिन आपकी जो बड़ी सिस्टर है जिनकी शादी हो चुकी है और वो कहीं फंसी हुई है, उनके पास में क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, बुक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने हमको 4 में रिस्पॉन्स दिया। अब हमने देखा ये रिस्पॉन्स कैसे करें, तो फिर हम ये एसोसिएट कर पाए कि हम जो सर्विस दे रहे हैं और उनका जो पेन है वो एक कंपैटिबल है, मतलब उनको एक हमारी वैल्यू सबसे ज़्यादा उनको है। फिर हमने जब रिजल्ट देखे, तो रिजल्ट में क्या हुआ कि हमने तो 30-40 बच्चे उठाए थे, लास्ट में 20 बच्चे बच गए। अब 20 में भी हम लोगों को लगातार फीडबैक दे रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। उसमें से 12 जो सेलेक्ट हुए, उसमें से 11 हाउस वाइफ थी। अब आप मुझे बताइए कि मैं तो सब जगह बराबर एफर्ट कर रहा था, मैं तो सबकी प्रोफाइल खोल के देख रहा हूँ कि अच्छा इसने ये काम किया, इसे किया, मैं उसको कॉल भी कर रहा हूँ सबका, लेकिन रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा हाउस वाइफ का आया। तो फिर मुझे ये लगा कि एक्चुअली मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं भी तो ये चाहता हूँ, मेरा भी कॉन्फिडेंस है कि मैं काम करूँ, मुझे रिजल्ट मिले। तो पर मैंने देख लिया कि मैं यहाँ जब काम कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है। तो फिर हमने भी ये सोचा, इतने लोग भी, अच्छा हम सबकी हेल्प कर भी नहीं पाते, 10 लोग हमारे पास में आते तो सबको नहीं कर रहे, तो हमने टारगेट सेट कर लिया कि यार अगर हम इस सेगमेंट को अगर कवर करेंगे या इनकी हिम्मत करेंगे, और सोशली भी आप देखो इस चीज़ों को, उनको शायद मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको एक ज़बरदस्ती मदद दे रहा हूँ, और एक जिसको मदद की ज़रूरत है, तो यार वो मेरे लिए परफेक्ट फिट है। तो मुझे उनकी बात भी समझ में आती है, मैंने अपनी वाइफ को देखा हुआ है, मेरी सिस्टर को देखा हुआ है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे, तो मैं उनकी बहुत सारी स्टोरी जानता हूँ कि मेरी ननद ऐसे बोलती है, मेरी सास ऐसे बोलती है, वो उनके दिमाग में चल रहा होता है, वो प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व करती है। तो हम जब उनको बताते हैं कि आप इस चीज़ को ऐसे डील कर सकते हैं, पढ़ाई के रिस्पेक्ट में ऐसे डील कर सकते हैं, तो हमारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर हुई। तो इसलिए फिर हम एक्चुअली तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा काम करेगा तो काम नहीं होगा, लेकिन बात ये उसको बहुत बोरिंग लगता है। हम उनको रोज प्रैक्टिस करवाते हैं, रोज काम करते हैं, रोज फीडबैक दे रहे हैं, तो उनके लिए वो इतना फैसिनेटिंग या वैसा नहीं है, इसलिए हमें रिजल्ट हाउसवाइफ पे ज़्यादा आता है, या हम फोकस उनके ऊपर ज़्यादा करते हैं। आपको क्या लगता है कि एक तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी किस तरीके से होती है, वो खासकर राजस्थान में जो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी होती है, ह्यूज कंपटीशन है, मुझे लगता है बहुत बड़ा एक कंपटीशन है, तो किस तरीके से उसकी तैयारी की जानी चाहिए या होती है जिससे कि आप सेलेक्ट हो पाए? ओके, देखो तैयारी तो मोर और लेस, हम इसके अंदर सबसे कॉमन चीज़ जो है वो ह्यूमन ब्रेन है। तो अगर आप बेंगलोर में तैयारी कर रहे होंगे भी तो तैयारी का पैटर्न सेम रहेगा, और हिमाचल में कर रहे हैं तब भी सेम रहेगा, राजस्थान में रखें तब भी सेम रहेगा। हाँ, लेकिन राजस्थान की जो हमारी जो पृष्ठभूमि है, और जितना वेटेज गवर्नमेंट जॉब को है उतना गुजरात में नहीं। अगर आप गुजरात में जाके कहोगे मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तो आपको उतनी प्रेस्टीज या उतने उस तरीके से नहीं देखा जाएगा, बिजनेस को थोड़ा ज़्यादा वहाँ उधर जाता है। तो वो क्या एक सोशल सेंटीमेंट भी होता है उस चीज़ का। तो नो डाउट राजस्थान, और अगर आप पिछले कुछ टाइम में देखें तो राजस्थान के अंदर जिस तरीके से इसका क्रेज बढ़ा है, पहले यूपी और बिहार का आप नाम सुनते थे, इतने IAS इनके बने उनके, लेकिन अब आप पिछले अगर 5 या 7 सालों के अंदर देखोगे तो आपको टॉप 100 में राजस्थान की ऐसे भरमार मिलेगी।
तो कुछ ना कुछ ऐसा बदला है, मतलब वो जो सेंटीमेंट है, जो हमारे रिसोर्सेज आए हैं, जिस तरीके का एक्सेस है एजुकेशन को लेकर वैसा, ये तो एक बात होगी कि भाई राजस्थान में क्या अलग है। तो यहाँ एक हमारा कल्चर तो है ही, हम उस चीज़ को सेलिब्रेट तो करते ही करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स का। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि तैयारी का प्रोसेस क्या है, ये वीर भाई कोई भी काम करना हो ना उसको, तो उसके बेसिक फंडामेंटल्स देख लो, यार ये काम हो रहा है, उसको जितने सरल तरीके से आप बांट सकते हो उतना ही ज्यादा हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए करना है। अब आप एग्जाम को बताओ, मैं उसको 3 फैक्टर में देखता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब चोच लें, आप उसको फिट करते हो उन चीज़ों में, लेकिन चीज़ें सिर्फ 3 ही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक सिलेबस निकालेगा, उसमें लाइनें लिखेगा, वो ये मैं आपसे पूछूंगा, तो इसका मतलब क्या है, कंटेंट। वो डिसाइड कर लेता है कि ये कंटेंट की बाउंड्री आपको इसी के अंदर काम करना है, तो सिलेबस डिसाइड कर लिया, इसका मतलब ये नॉलेज आपको लेनी है। दूसरी जो चीज़ है, जो प्रोसेस है, वो ये है कि ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा जो प्रोसेस है वो ये है कि जब मैं इस कंटेंट के बारे में आपसे पूछूं, मतलब आपसे जब आपका जब एग्जाम लिया जाएगा, तो ये कंटेंट आपको याद आना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, कोई चौथी चीज बताओ आप मेरे को जो इसकी इस प्रिपरेशन के अंदर हो। मैं आपको सिंपल कर दिया ना, एक कंटेंट है क्या, मतलब कंटेंट होना चाहिए आपका, दूसरा आपको याद करने का होना चाहिए, और तीसरा आपको समय पे याद आ जाना चाहिए। तो ये 3 प्रोसेस है। अब सारी लड़ाई आप देखोगे ना, इस दुनिया में आप कोचिंग देख लो, यूट्यूब देख लो, टेलीग्राम के ग्रुप देख लो, नोट्स देख लो, कुछ भी आप देखोगे ना, इन्हीं 3 वर्टिकल में कहीं एक जगह पड़ेंगे। अब ये प्रोसेस आपने कहा कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो आपने इन 3 प्रोसेसेस को कर लिया। आप इन तीनों प्रोसेसेस के ऊपर आपको इक्वली फोकस करना पड़ेगा, लेकिन हम इक्वली फोकस करते नहीं। कैसे? कोचिंग पहले ही पॉइंट पे रहेगा कि ये सिलेबस है, तो ये नोट्स ले ले, ये वाला लेक्चर ले ले, ये वाली किताब ले ले, सब कुछ आपको वो ऐसे बम्बार्ड करने की कोशिश करेगा। आप उठ के गए यूट्यूब पे, यूट्यूब क्या कर रहा है, पहले ही फिर पे काम कर रहा है, वो आपको पढ़ाएगा ही ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं करेगा। याद कराने का कोई प्रोसेस कर रहा है वो आपको, कोई ट्रिक बता देगा, लेकिन उसने बताई है, आपको याद नहीं हो, करनी है आपको है। अब आप आ जाते हो याद करने पे, तो याद करने पे आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है। आप बताओ, आप कोचिंग में गए, आपको याद करने में वो क्या मदद कर रहे हैं, वो सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। तो सभी लोग पहले पे फोकस कर रहे हैं, दूसरे पे बच्चा अकेला है, याद उसको खुद ही करना है, और रिकॉल भी उसको खुद ही करना है। आप मुझे बताओ एक इंस्टीट्यूट का, एक तरीके का ऐसा नाम बताओ जो तीसरे पे फोकस करता हो, या याद करने पे फोकस करता हो, या याद दिलाने पे फोकस करता हो। नहीं करता है। अब अपन समझते हैं कि पहले प्रोसेस में क्या होता है। पहले प्रोसेस में आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए, मतलब जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो सब कुछ आपके सामने, आपके पास में होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, इसको याद करना। तो याद करने का सिंपल से 2 ही फॉर्मूले हैं मेरे भाई, तीसरा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। इन 2 ही तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हो, और वो है या तो आप उस चीज को रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, तो ही वो आपको याद होगा। ह्यूमन ब्रेन में इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं बनाया है। आप मुझे बताइए कि कोई चीज आप बिना रिवाइज किए कैसे याद कर सकते हो। दूसरा है एसोसिएशन के साथ, जब आपके सेंटीमेंट उसके साथ में जुड़ते हैं ना, तो एसोसिएशन, जैसे मान लो मैं किसी दोस्त से मिलवाऊं, आपको नहीं याद रहेगा, पर मैं ये कहूँगी यार ये मेरा भांजा है, ये मेरा, तो आप जब एसोसिएट करोगे तो वो चीज़ याद हो जाएगी। तो 2 ही चीज़ें याद होती है। तो बच्चे, अब रिवीजन कौन करता है, बच्चा खुद, और रिलेशन कौन एस्टेब्लिश करता है। अब जैसे बाबर की जन्म डेट क्या थी, अकबर की क्या थी, आप एसोसिएट करोगे, यार मेरे चाचा का लड़का इस तारीख को पैदा हुआ था, इससे 3 दिन पहले अकबर पैदा हुआ था, वो उससे 300 साल बड़ा, अब आपको वो याद रह जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो याद करने के 2 ही तरीके, पर यहाँ पे कौन फोकस करता है, सिर्फ स्टूडेंट को यहाँ पूरे इंस्टीट्यूट अकेला छोड़ देते हैं, यूट्यूब अकेला छोड़ देता है, सब अकेले छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे प्रोसेस के ऊपर। तीसरा प्रोसेस है आपको समय पे किसी चीज का याद आना। तो होता है क्या कि याद आने का अपना एक प्रोसेस, इस बात को ऐसे समझिए। याद करने में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन बाहर है, आप उसको आंखों से देखते हो, प्रोसेस करते हो, और आपकी मेमोरी में स्टोर करते हो उसको, ये याद करने का प्रोसेस है। तो ये ऐसे जा रहा है, वन वे, आपने देखा, आपके दिमाग में आपने रखा, लेकिन ये याद आने का प्रोसेस नहीं है। आपने बहुत बार किसी की शक्ल देख के आपको ऐसे लगा होगा इसको कहीं देखा हुआ है, अब आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप उसको रख रहे हो तो पहले से वो इमेज वहां रखी हुई है कि यार ये आदमी कहीं देखा हुआ है। याद कैसे आएगा? जैसे मैं आपको कहूँ आपके पापा का नाम बताओ, आप क्यों बताओगे ना, आप आपका नाम बताओ, आपके गाँव का नाम, आप चुटकी में बताओगे, आप क्यों बता रहे हो, मैं बताता हूँ। ये बात 1 लाख बार आपने रिपीट की है, तो इसमें का प्रोसेस कैसे हुआ? आपने जब पहली बार देखा होगा तब मेरे गांव का नाम देवल है, मेरे गांव का नाम चुंडावाड़ा है, आप इस तरीके से बात करोगे, तो वो 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 10 बार गया, लेकिन किसी ने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आपने कहा वीर पहुंचा, आप अंदर से बाहर निकाल रहे हो। तो ये देखो, ऐसा भी प्रोसेस है और ऐसा भी, आप उसको 1 लाख बार इस चीज को रिपीट कर चुके हो। अब मैं आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आप यूं बताते हो, लेकिन आप उस सामने वाले आदमी का नाम तो नहीं बता पा रहे हो ना, नाम ही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्यों? क्योंकि ये बात आपने 1 लाख बार की, वो नहीं की। तो याद आने का जो प्रोसेस है, वो रिकॉलिंग की जो प्रोसेस है, उसका सिंपल है प्रैक्टिस। तो अब आप वापस से देखो, आपने कहा कि तैयारी कैसे करते हैं, तो पहले में तो सब मदद कर रहे हैं आपकी, तो उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो, आप मार्केट में जाओ और ले आओ जो भी लाना है आपको, लेकिन दूसरे और तीसरे पे आपको फोकस करना है। क्या आप दूसरे और तीसरे पे फोकस कर रहे हो?
नहीं कर तीसरा रहे। तो बिल्कुल ही नहीं होता। तीसरा तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा एक्चुअली। सही बात। तो हम कोशिश ये करें, मतलब मेरा मानना ये कि दूसरे और तीसरे पे जो भी फोकस कर लेगा वो कर लेगा। अब आप मैं आपको यहाँ से एक और चीज़ बताऊँ, जैसे इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होता है ना, एक्चुअली ये दूसरे और तीसरे पे फोकस कर रहा होता है। आप कहते हो ये इंटेलिजेंट नहीं है, वो उसको पता है डिसिप्लिन है, वो सिर्फ इतना इंटेलिजेंट है कि मेरे को इन तीनों के ऊपर इक्वली फोकस करना है, तो आपका काम हो जाएगा। तो तैयारी करने का सही तरीका ये है कि आप नॉलेज लो, नॉलेज को आप रिवाइज करो और उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप कुछ भी, कोई दुनिया में किसी भी जगह आइंस्टीन ले लो आप, या फिर आप आज की तारीख में इलोन मस्क को भी ले लो, वो इन 3 प्रोसेस के अंदर ही जाएगा। चौथा कोई प्रोसेस किसी के पास भी नहीं। लेकिन हम अलग अलग तरीके, हमें फैंसी चीज़ें चाहिए तो हम नई किताबों के पीछे भागेंगे, नए तरीकों के पीछे भागेंगे, नए टीचर के पीछे भागेंगे। हम हमेशा ये रहता है कि ये पता नहीं कुछ अच्छा बता देगा, पर ऐसा होता नहीं। तो ये तरीका है उसका सिंपल सा। मेन यही 3 चीजें। यही 3 चीज़ें। अच्छा, तो ये जो आपने बताया तीसरी चीज, तो इस पे आप लोग कैसे फोकस करवाते हैं? ये इंटरेस्टिंग बात है। और इसके अंदर अगर अब जब आप इस पूरे सिस्टम को जब आप समझेंगे तो बहुत सिंपल सी बात ये है कि जब गवर्नमेंट ने या उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लिए सिलेबस पहले फिक्स कर दिया, वो पहले ही बता देगा पहली लाइन में कि मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगा। तो लेट से वो ये कहेगा कि मैं आपसे अकबर के बारे में पूछूंगा। आपको क्या लगता है कि अकबर के बारे में मैं आपसे कितना पूछ सकता हूँ? भाई अकबर तो पैदा हुआ, अकबर ने काम किए और अकबर मर गया, अब वो फिक्स हो गया, सील हो गया। इसके बाहर कुछ है ही नहीं, नया कुछ भी नहीं है। अनटिल अनलेस कोई कुछ खोज के लाए या कोई ओपिनियन दे दे। तो अकबर पैदा कहाँ हुआ, एक बात, एक इन्फॉर्मेशन है, उसकी मदर कौन, उसके फादर कौन, उसने युद्ध कौन सा लड़ा, किसके साथ क्या था, कौन सी टेरिटरी थी, कौन सा एरिया था। अब ऐसे करके अगर आप सारी लाइनों से एक एक लाइन से भी क्वेश्चन बनाने जाओगे ना, तो 100 क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे, 100 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर ये 100 क्वेश्चन आपको पता है, इनका जवाब आपको पता है, तो अगर मान लो नासा में आप गए और वहां पे भी अकबर के बारे में पूछा तो आपको उसका जवाब पता होगा, क्योंकि वही फैक्ट्स, उतने ही फैक्ट्स। अब इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होना है आपके बारे में, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा ये है कि हम चौथे पे, अब जो तीसरा प्रोसेस है उसके ऊपर काम कैसे करते हैं। तो मैंने लेट से आपको मैंने अकबर के बारे में पूछा, अकबर के बारे में आपको पता ही था कि भाई यहाँ लड़ा, ऐसे किया, वैसे किया। तो मैंने 100 चीज़ें आपसे पूछी। तो अब ये होगा कि उस किताब में या तो 100 की 100 चीज़ें लिखी हुई होंगी, 100 की 100 ऑब्वियसली लिखी हुई थी, लेकिन आपको याद नहीं हुई। तो मैंने जब पूछा, आपने पढ़ी तो थी, मैंने कहा ना दूसरे प्रोसेस में प्रॉब्लम रही है आपके, अब रिकॉल ही नहीं हो रहा है आपको, सही बात। नहीं हो रहा है। तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि तो ये रिकॉल नहीं हो रहा। मैंने दूसरा पूछा, तो मैंने आपसे 100 सवाल पूछे अकबर के बारे में, आपने मुझे 40 के सही जवाब दिए और 60 के नहीं दिए। तो मुझे क्या पता चला, अच्छा 60 में गड़बड़ है। अब मैं क्या करूँ, यही 60 पूछूंगा आपसे, 40 तो पता ही है ना आपको। तो मेरा काम क्या हो गया, अब अभी आप खुद करोगे तो क्या करो, आप 100 के 100 वापस पढ़ोगे और आप बोर हो जाओगे, आप भाग जाओगे। अब मैं क्या, मैं जबरदस्ती करूँगा, मैं 40 पूछूंगा ही नहीं, मैं 60 के ऊपर आपके साथ में फोकस करूंगा। तो बेसिकली हम उस तरीके से पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि चीज़ें आपकी क्या प्रॉब्लम है। अब ये आपको जो 60 नहीं आ रहे, वो हो सकता है आपके भाई को, आप उसको भी 60 नहीं आ रहा, पर वो 60 अलग होगी। तो जो डिफ्रेंशिएशन है उनके बीच में, जो इंडिविजुअलिटी है उनकी, उसके बेस पे अगर मैं वैसे काम करूंगा तो एक दिन ऐसा आएगा 100 आपको भी याद हो जाएगा, उसको भी याद हो जाएगा। सही है। अच्छा, आपकी बातें सुन के लगता है कि बहुत एक्सपीरियंस है आपको इन चीज़ों का, किस तरीके से पढ़ाई होती है, ये सब होता है। तो ये सवाल बनता ही है, जो मुझे लगता है कि जनता भी जानना चाहेगी कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। वो भी पूछोगे क्या? क्या मैं नॉर्मल, मेरी पढ़ाई वगैरह सब यहीं से हुई है, लोकल, मैं डूंगरपुर से हूँ तो वहीं से मेरी सारी पढ़ाई हुई है। लेकिन अगर बात करें, मैंने मास्टर्स किया है ज्योग्राफी में और 2009 ऑनवर्ड्स मेरी ये वाली जर्नी शुरू हुई थी। तो मैं सबसे पहले टीचर बनना चाहता था, तो मैंने आरपीएससी का एक एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट ग्रेड का, मैंने वो क्वालिफाई किया। अच्छा, वो क्वालिफाई कर लिया? वो क्वालिफाई कर लिया था उस टाइम में, इंटरव्यू होता था उस टाइम में। सेकंड फिर मैंने नेट जेआरएफ के एग्जाम दिए, जो इंडिया लेवल पे होता है, साल में 2 बार होता था उस टाइम में। तो वो मैंने, उसमें 2 चीज़ें होती है, नेट होता है और एक जेआरएफ होता है। और जेआरएफ आपकी लिमिटेड सीट्स होती हैं और वो उसके अंदर आपको ऐड भी मिलती है, आपको 5 साल तक पीएचडी करने के लिए पैसे भी मिलते हैं। तो मैंने वो 3 बार क्वालिफाई किया, सीएसआईआर से भी क्वालिफाई किया, यूजीसी से भी क्वालिफाई किया, कंपटीशन के अंदर ही आता वो भी। देन मुझे लगा मुझे कॉलेज लेक्चरर बनना है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन में लग गया, मैंने नेट जेआरएफ क्लियर कर लिया। मीनवाइल मुझे लगा कि यूपीएससी भी होता है, आरपीएससी भी होता है, दोस्तों ने वो किया, तो मैंने उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया। तो वहाँ से फिर मैंने आरएस का एग्ज़ाम दिया, वो मेरा क्वालिफाई हो गया। सेट के एग्ज़ाम दिए, वो क्वालिफाई हुए। एसएससी क्वालिफाई हो गया, बैंक क्वालिफाई हो गया। बैंक में 2 तरीके की जॉब्स। कितने एग्जाम सब तक क्वालिफाई? मैंने आज तक नहीं, देखो मैं क्वालिफाई हुआ हूँ ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने कितने एग्जाम क्वालिफाई किया, पर भाई साहब मैं फेल बहुत ज़्यादा हुआ, मैं 80% टाइम फेल हुआ। मैंने अभी तक मैंने एक दिन गिना था तो 92 एग्जाम्स दिए और मैं 78 टाइम्स फेल हुआ।
आपने 92 एग्जाम दिए मैंने अपनी जर्नी के अंदर, अब तो मैंने कर दी एग्जाम देने, लेकिन तो वो जो एक्सपीरियंस या वो जो चीज़ें थी 14 में फिर हमने वो एग्ज़ाम निकाल भी लिए, तो खैर वो चीज़ें थी। इसके बाद में मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की, आईएएस के एग्ज़ाम दिए, तो मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए। असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ पुलिस में मेरी 4, 5, 6 रैंक आई, 456 रैंक थी। इसके बाद में मैंने आरपीएससी के अंदर इंटरव्यू दिए 4 बार, और अभी मैं राजस्थान की आरएस अलाइड सर्विसेज के अंदर अभी पोस्टेड भी हूँ। और सेट के एग्ज़ाम, मतलब दुनिया भर के हमने एग्ज़ाम दिए। तो क्वालिफिकेशन के नाम पे तो अगर उनको क्वालिफिकेशन तो नहीं कंसिडर करना चाहिए, वो एग्ज़ाम की है। बेसिक क्वालिफिकेशन में मेरा मास्टर्स ज्योग्राफी से, मैंने पॉलिटिकल साइंस से भी अपना मास्टर्स मैं परस्यू कर ही रहा हूँ। पीएचडी किया है मैंने अपने ज्योग्राफी के अंदर और नेट जेआरएफ में। अच्छा, इतना कुछ किया तो इसके पीछे हमेशा एक विजन होता है। आपकी जर्नी का अभी तक विजन ये रहा जी। पर अब जो रट्टा एआई को लेके आपका विजन क्या है? अब आगे क्या सोच है जीत पटेल जी की? विजन क्या है इस चीज को लेके? और टू बी वेरी ऑनेस्ट, रट्टा एआई को लेके तो विजन नहीं, वो तो एक पड़ाव जैसा है मेरे लिए। लेकिन मुझे एक बात, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं अपने दोस्तों से पूछता था, तो कोई बता रहा था कि वो 3 साल से तैयारी कर रहा है, फिर वो बता रहा था कि एक भैया है वो 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, और कोई 8वें अटेम्प्ट में पास हो रहा है, कोई 6ठे अटेम्प्ट में पास हो रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं एक बात ही लगती है, यार इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जवानी याद दी है, ठीक है, और इसने अपना तो नुकसान किया ही है, इसने अपने परिवार का भी नुकसान। मान लो चलो ये पास हो गया, तो फिर भी 8 साल बाद तो ये पास हो गया और चलो नौकरी लग गई है इसकी, तो इसने जस्टिस कर लिया अपने साथ में। तो लेकिन मुझे लगता है कि 8 साल अगर इसने अपनी फैमिली के पीछे लगाए होते, या बहुत जल्दी अर्न करने लग गया होता ये, या कहीं अपने घर का भी ख्याल रखा होता इसने, तो ये कितनी बड़ी कैपिटल हो सकती थी। दूसरा, आप ये सोचो, ये तो मैं तो एक आदमी की बात कर रहा हूँ, कितना यूथ है यूपीएससी के अंदर आज की तारीख में 8 से 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, और इसके अंदर सिर्फ 5 से 6 लाख लोग ऐसे होते हैं जो कम से कम नहीं तो 4 से 5 अटेम्प्ट देते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आपको पिन पॉइंटेडली ये बता ले कि भाई ये आपके बस की नहीं है, मतलब ये आपकी पर्सनैलिटी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग अलाइंड नहीं है, इसलिए इस फील्ड में नहीं जाना है। तो अगर आपने मेरे कह दिया लेकिन आप तो जिद तो करोगी ना, ऐसा कैसे नहीं होगा, तो अगर मान लो मैं आपको ये बता दूंगा ये आपके लिए अलाइंड नहीं है, वो साइंटिफिक बेसिस पे होना चाहिए, और मैंने आपको बता दिया, तो आप क्या करोगे, आप जैसे ही जाओगे, जाने के बाद आप फेल हो जाओगे क्योंकि आपका एप्टीट्यूड ऑब्वियसली नहीं है। और अगर मान लो आप पास हो गए तो अच्छी बात है, भाई मैं गलत हुआ ना फिर तो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं फंडामेंटली फैक्ट्स के बेस पे आपकी उस पूरे उसको एनालाइज करने के बाद मैं ये बता पाऊंगा आपको कि आप इसके लिए नहीं बने हो, आप किसी और चीज़ के लिए बने हो। तो होगा क्या, आप वो जो 5 साल जो आप कर रहे थे ना काम, उसको आप एक ही साल में करोगे। और मैं आपसे कह रहा हूँ आप कर सकते हो, और आपको ये करने की जरूरत है, ऑप्टिमाइज हो। अभी मैं 5 साल में सीखा ना, मैं 18 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ, मुझे खुद सक्सेसफुल होने के अंदर 5 से 6 साल लग गए। अगर इस तरीके का सिस्टम मेरे पास में होगा, या तो एक ही साल के अंदर में तो वो होता, तो मैं 5 साल देश की सेवा कर रहा होता, भाई नौकरी भी तो कर ही रहा होता मैं। तो मुझे मेरा विजन इस तरीके से है, मुझे ऐसे लगता है कि हम यूथ को उस तरीके से, हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए, सिर्फ बकवास नहीं है, बतौलेबाजी नहीं कि आपको ऐसे करना चाहिए, नहीं। मैं आपको एग्जैक्टली उस फैक्ट के बेसिस पे, डेटा एनालिसिस के बेस पे मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ यार आपके समाज के और देश के हित में आपको ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, गाइडिंग प्रिंसिपल। इसके बाद आप ट्राई करके देख लो, तो आप 5 साल नहीं बिगाड़ोगे, अब एक ही साल बिगाड़ोगे, तो एटलीस्ट 4 साल तो अपने देश में। तो मेरा विजन, मुझे ऐसे लगता है कि यार हम यूथ का ये जो टाइम है ना, वो आगे आने वाले टाइम में बनना पाएंगे। दूसरा, उस आदमी को हो सकता है कोई आदमी आईएएस बनने लायक हो, लेकिन उसको किसी ने बताया ही नहीं वो बनने लायक है, तो वो कुछ और बिजनेस में चला गया, वो बिजनेस कर रहा है, अब वहाँ पिटाई कर रहा है, वो भाई मार खा रहा है ना वो वहाँ पे, तो हम उसको ये कह सकते हैं भाई तू ये ट्राई कर, ऐसा सिस्टम होगा तो ट्राई करेगा, मैं क्या बन सकता हूँ बताओ मुझे। तो मुझे लगता है कि यार हम लोगों के जो सेल्फ है, जो लोग जिसमें अपना बेस्ट कर सकते हैं, वो देने का एक विजन है। बट मुझे लगता है अभी उसमें थोड़ी देर है, क्योंकि उसके लिए बहुत रिसोर्स है, बहुत रिसर्च और वैसे लगेगा। तो विजन मेरा आज की तारीख में हुआ है।